Good morning students. Today we are going to start the sixth chapter economic reforms. इंडिया ने जिस तरीके से 1990 तक काम किया मे बी दैट वॉज नॉट गुड इनफ, इसीलिए 91 में आके इंडियन गवर्नमेंट हैड टू टेक डिसीजंस कि हमें जिस तरह से हम काम कर रहे थे उनको डिस्कार्ड करना है, उनको छोड़ के किसी नए तरीके से वी विल हैव टू स्टार्ट आवर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड हेंस देयर वर दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. Economic reforms were the policies introduced since 1991 with a view to improve efficiency, productivity, profitability and competitiveness in the economy. So through these economic reforms, we tried to work on better ways of doing things by improving efficiency. Productivity means enhancing our working capacity, production capacity. Profitability, to work in such a manner that we are able to earn profit and increase our profits, and competitiveness, in order to face foreign competition we should be upgrading our goods, we should be working on the quality of our goods. So this point of competitiveness comes in. Now this new economic policy, as we call the economic reforms, started in 1991. Now what was the need? There were losses in PSUs. PSUs means public sector units. गवर्नमेंट के अंडर में कोई एंटरप्राइजेज होते हैं जिनसे वो प्रोडक्शन करा रही है, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी पहले गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती थी, बट गवर्नमेंट सेक्टर वाज रनिंग इन लॉसेस. कारण क्या थे? बिकॉज देयर वर मेनी occasions when there was theft of electricity या मीटर्ड तरीके से इलेक्ट्रिसिटी लोग यूज़ नहीं कर रहे थे. इंक्रीज इन BOT डेफिसिट. BOT मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. बट जब हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में लगातार यही सिचुएशन रही कई साल तक. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैलेंस ऑफ ट्रेड के जो डेफिसिट्स थे, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो घाटा था, वो बढ़ता ही जा रहा था. तो देयर वाज अ नीड फॉर अ चेंज. नेक्स्ट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे थे और इट वाज नॉट एबल टू जनरेट दैट मच इनकम. हमने एज अ गवर्नमेंट खर्च करना शुरू किया था इन ऑर्डर टू जनरेट सच प्रोग्राम्स जिनसे लोगों की पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो. अब खर्चा तो बढ़ रहा था प्रॉब्लम्स टैकल करने के लिए, लेकिन जिस तरह से हमारी इनकम जनरेट होनी थी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, वो हमारे पास इनकम उस तरह से नहीं आ रही थी. डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जब डेफिसिट में जा रहा था, घाटे में जा रहा था, तो इसका मतलब क्या था कि हमें पे बाहर की कंट्रीज़ को ज़्यादा करना पड़ रहा था और हमें उनके पास से हमें कम मिल रहा था. सो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे वो लगातार डिप्लीट होते चले जा रहे थे. वो रिजर्व बैंक के अंदर हमारे पास में ये रिजर्व्स होते हैं, लेकिन लगातार दे वर डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट. इंक्रीज इन फॉरेन डेट. डेट इज कर्जा. जब हम विदेशों से पैसा उधार लेते हैं, दैट इज नोन एज फॉरेन डेट. देयर वाज एन इंक्रीज इन फॉरेन डेट. एज यू कैन सी, जब हम लगातार लॉसेस में चल रहे थे, हमारे पास अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं थे, व्हाट कुड वी डू? वी कुड ओनली बोरो. तो हमारी बोरोइंग्स बढ़ रही थी, जिससे हमारा फॉरेन डेट इतना बढ़ गया कि GDP का 23% के बराबर बढ़ गया, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट. हम जो प्रोड्यूस कर रहे थे 1/4 उसमें से हमारा रीपेमेंट ऑफ फॉरेन डेट के हिसाब से जा रहा है. इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन. महंगाई बढ़ती जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं. तो हमारा इन्फ्लेशन रेट 16% तक बढ़ गया था. मतलब अगर कोई चीज़ एक साल 100 रुपये की है, अगले साल वो 116 रुपये की ऑन एन एवरेज. हर चीज़ की महंगाई इसी तरीके से बढ़ रही है. अब जब वर्ल्ड बैंक से और IMF से हमने उधार लिया, तो नाउ दे पुट दिस कंडीशन बिफोर अस दैट वी विल हैव टू ओपन अप आवर इकोनॉमी टू द एक्सटेंट कि हमें भी बाहर जाने की अगर छूट है तो दूसरी कंट्रीज़ को, उनकी कंपनीज़ को भी हमारे यहाँ आने की फ्रीडम होनी चाहिए. ओनली देन हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं. 1990s तक अपनी पुरानी पॉलिसीज़ की कमियों की वजह से ये सिचुएशन जब हमने फेस की, तो 1991 में वी हैड टू रिजॉर्ट टू अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नोन एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. देयर वर 3 एस्पेक्ट्स दैट वी कवर्ड इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन के अंदर there is removal of unnecessary restrictions and government controls that cause
hindrance in the process of growth and development of the economy. जैसा कि वर्ड सजेस्ट करता है, लिबरल मतलब लिबर्टी, फ्रीडम. किस चीज़ से फ्रीडम मिल रहा है? अब ऐसे सारे के सारे कंट्रोल्स सच एज परमिट, सच एज लाइसेंस, सच एज फीस, रजिस्ट्रेशन एट्सेट्रा, जहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं थे, जहाँ पर अननेसेसरी लग रहे थे, उन सारी कंट्रोल्स को हटा देना, दैट वाज नोन एज लिबरलाइजेशन. ओके, लाइक इफ देयर आर टू पीपल, देयर वन इज स्टैंडिंग हियर और यहाँ पर दिस इज द फिनिश लाइन एंड द अदर इज स्टैंडिंग हियर एंड अगेन द सेम फिनिश लाइन. सीधे चल के इस फिनिश लाइन तक पहुँचना है, तो दोनों में से पहले कौन पहुँचेगा? ये सीधा जा रहा है, इसके पास कोई हिंड्रेंस नहीं है, और यहाँ पर इसके पास में दो इस तरीके के हिंड्रेंसेस को इसको क्रॉस करके जाना है कि दूसरा वाला लेट पहुँचेगा और पहला वाला जल्दी पहुँचेगा. क्यों? क्योंकि दूसरे वाले को ये हर्डल्स क्रॉस करके जाने हैं. अब इन हर्डल्स को लेट अस गिव देम द नेम लाइसेंस, परमिट. तो ये सोचिए, ये अगर प्रोड्यूसर है एंड ही हैज़ टू डू प्रोडक्शन, तो इन दोनों की वजह से डिले हो रहा है, करेक्ट? अगर ये सब चीज़ें हट जाएं, इनको हटा दिया जाए, तो वो प्रोसेस कहलाता है लिबरलाइजेशन, जिससे कि एफिशिएंसी एक पर्सन की बढ़ जाती है, करेक्ट? ओके, नाउ वी कम टू प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है. देयर आर टू सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मतलब हम, आप, टाटा, बिरला, जितनी कंपनीज है, दे आर ऑल प्राइवेट सेक्टर. फाइन. अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसमें हमने कैटेगरीज की थी इंडस्ट्रीज की. उसमें से देवर फर्स्ट कैटेगरी में देवर 17 इंडस्ट्रीज जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास थी, एंड देन देवर 12 इंडस्ट्रीज जो कि जॉइंट थी, यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के पास थी. ओके, एंड देयर वाज ओनली द थर्ड सेक्टर विच वाज एक्सक्लूसिवली अंडर द प्राइवेट सेक्टर. ओके, जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में के पास थी, प्राइवेटाइजेशन का उनसे कोई लेना देना नहीं. जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में थी, या फिर वो इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट का रोल कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ जाता है, तो दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन. ओके, सो मूविंग फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल टू प्राइवेट कंट्रोल, मूविंग फ्रॉम गवर्नमेंट ओनरशिप to private ownership is known as privatization. Okay, so let us read the definition. Process that reduces participation of state or public sector in the economic activities of the country and gives more freedom to the private sector. Now next we come to globalization. Globalization का मतलब है integration of the economy of a country with the world economy through movement of goods and services, capital, labor, etc. Let us imagine ये एक दरवाज़ा है जो कि बंद है. ओके, हम जिस रूम में बैठे हैं माना, तो ना तो हम बाहर जा सकते हैं, ना ही बाहर से कोई आ सकता है. दिस इज हाउ वी वर ऑपरेटिंग बिफोर 1991. ये दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था टू द एक्सटेंट कि हम थोड़ा बहुत बाहर एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, लेकिन इम्पोर्ट्स पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे. अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? दैट वी आर गोइंग टू ओपन दीज डोर्स and anybody who wants to come, that person can come inside and we can go outside. Okay, और हम बाहर जा सकते हैं, वो अंदर आ सकते हैं. किस लिए? गुड्स एंड सर्विसेज हमारे बाहर जा सकते हैं, वो अपने ट्रेड के लिए गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में ला सकते हैं. हमारा पैसा हम बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं. हम काम करने के लिए बाहर जा सकते हैं, वो काम करने के लिए हमारे यहाँ आ सकते हैं. सो when we are connected to the economy like world economy like this, तो इसकी वजह से there is integration, यानी हम पूरे वर्ल्ड के साथ में जुड़ जाते हैं. and that is why इसको हम नाम देते हैं globalization. okay, now we are going to start with liberalization, the first form of economic reform. in liberalization, as we've already discussed, there are unnecessary controls of government such as licensing and all, which used to restrict or hamper the productivity of the working sector, productive sector, that needed to be removed. When those unnecessary restrictions were removed from the productive sectors, it was known as liberalization. Now let us see in which sectors particularly liberalization reforms took place. Number one, industrial sector reforms. So liberalization in industrial sector
took place in the form of contraction of public sector, de-reservation of products reserved for SSIs, less restrictions. Contraction of public sector. There were certain industries that were categorized as category 1, category 2, category 3. In the first category, there were 17 industries that were absolutely reserved under the public sector or the government sector. Contraction of public sector means that those industries which were earlier under public sector will now be under private sector. The role of public sector, which was very wide, which was very big, had been contracted, limited to a few industries. And from 17 industries, this contraction took place to 2 industries, atomic energy and railways. So these are the 2 industries that are still under government control. De-reservation of products reserved for small-scale industries. Small-scale industries could not compete with the large-scale industries. So in order to eliminate their competition from large-scale industries, 836 products were reserved for them. That these 836 products will be produced only in small-scale industries, not in large-scale industries. Okay? De-reservation of products means that small-scale industries which were having 836 products reserved for them separately now only had 20 such products reserved. De-licensing means that when we know licensing is a permission that the government grants to the industries, we have seen there were 3 reasons for which licenses were being sought earlier. When an industry was set up, you required a license. If you wanted to expand its capacity of production, again you required a license. And then if you wanted to produce more than one product for which you have already sought a license, then for every product newly produced, you need to have a separate license. So this licensing procedure used to cause delay in production. So de-licensing took place, which means licensing was abolished for all products except 4. What are these 4 products? Hazardous chemicals, cigarettes, defense equipment and industrial explosives. These 4 products are such, इनमें license या government की permission होनी ही चाहिए because they will be deterrent to the welfare of the people अगर इनमें license नहीं मिला. Next reforms were in the form of less restrictions. Industrial sector में restrictions कम किए गए. किस चीज़ में? Import of capital goods. Import substitution policy के अंदर हमने क्या किया था? We had restricted the imports. Okay. Restriction on imports की वजह से हमारी machineries, हमारे capital goods were not available when industries actually required. Okay. तो इसका adverse effect पड़ रहा था हमारे industrial development. So imports पर capital goods के imports पर restrictions को कम किया गया. Restrictions were removed or lessened on MRTP companies, monopolies and restrictive trade practices. ये act ही इसलिए बनाई गई थी 1969 में, so that ऐसी companies जिनका turnover बहुत ज़्यादा है, वो मनमानी ना कर सकें, उन पर control किया जा सके. Now because ये companies क्योंकि बहुत बड़ा share deal करती थी production का, foreign trade का, तो इनके काम करने में जब इनको flexibility नहीं मिली, freedom नहीं मिला, so our own production of goods and services suffered due to that. Okay, so government had to give in and government had to give certain relaxation or it had to remove certain restrictions from MRTP Act. Over the period of time, MRTP Act को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था. 2002 में it was converted into Competitive Act which was more flexible. Okay, financial sector reforms. Financial sector के अंदर क्या क्या आता है? RBI आता है, बैंक्स आते हैं और वो सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि बैंकिंग में या मनी में डील करते हैं. द RBI's रोल शिफ्टेड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर. पहले RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स को न सिर्फ कंट्रोल करता था बल्कि टाइम टू टाइम जो डायरेक्टर्स RBI के होते थे उसी के हिसाब से बैंक्स को काम करना पड़ता है. आज भी करना पड़ता है, बट डिफरेंस इज now it is not a regulator, it is a facilitator. Means अब सिर्फ कंट्रोल नहीं करता है, अब उनका काम करने में उनको ईज प्रोवाइड भी करता है. ओके, सो इट हैज़ बिकम अ फैसिलिटेटर. कुछ चीज़ें जो उसने की जिससे हम ये बात प्रूव कर सकते हैं इज परमिशन टू सेट अप प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स. पहले सिर्फ कमर्शियल बैंक्स हुआ करते थे विच आर नेशनलाइज्ड बैंक्स,
यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, गवर्नमेंट के बैंक्स होते थे। अब अलाउ कर दिया प्राइवेट सेक्टर को भी बैंक्स सेटअप करने के लिए, ICICI वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। फॉरेन सेक्टर बैंक्स भी अब सेटअप हो चुके हैं, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस है, हाँ, सिटी बैंक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फॉरेन बैंक्स के। तो ये परमिशन एक बहुत मेजर चेंज आया है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट रेज टू 50%, यानी बैंक्स के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता था अप टू 50% हो सकता था। पहले सारे बैंक्स टोटली गवर्नमेंट के अंडर होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब 50% तक का कैपिटल बैंक के अंदर फॉरेन कंट्री का या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो सकता है। रिडक्शन ऑफ SLR which is statutory liquidity ratio and CRR which is cash reserve ratio. Before I go any further, let me explain what SLR and CRR are. When we deposit any amount in the bank, let us say हमने 100 रुपये डिपॉजिट किए हैं, these are the deposits in the bank, okay? उसका एक परसेंटेज बैंक को अपने पास में रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश या लिक्विड असेट्स, ठीक है। लेट अस से वो परसेंटेज है 10%, तो 10% हो जाएगा SLR। स्टैट्यूटरी मीन्स लीगल, लिक्विडिटी मीन्स pertaining to cash and ratio means out of the total, okay? So 10% out of the total which is 100, so rupees 10 अपने पास रखेगा बैंक कैश में, तो ये कहलाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगेन कैश रिजर्व रेशियो क्या है? जैसे हमने 100 रुपये जमा किए, उसमें से 1% ऑफ मनी, एक पार्ट ऑफ मनी हर बैंक को किसके पास जमा कराना है? विद द RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेट अस से यहाँ पर भी 10% कैश रिजर्व रेशियो है, तो इतना 10% 100 का विच इज़ अगेन कमिंग टू 10, ये किसके पास जमा कराना है? RBI के पास, ओके। अगर 100 रुपये डिपॉजिट्स हैं, SLR 10 है, CRR 10 है, तो बचे कितने? 80। सो 80 आउट ऑफ 100 इज द अमाउंट जो कि बैंक किस फॉर्म में दे सकता है? इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो लोन गिविंग कैपेसिटी या लेंडिंग कैपेसिटी कितनी हो गई बैंक की? 80%, फाइन, ओके। सो बोथ SLR एंड CRR दे आर directly affecting the lending capacity of any commercial bank. The higher SLR and CRR are, the lower is the lending capacity and vice versa. तो इस वक्त में देखिए SLR और CRR को दोनों को कम किया गया। So by reducing the SLR and CRR, the lending capacity of the bank can be increased. तो इस वक्त रिड्यूस करने का पर्पस क्या था? ज़्यादा लोन दे पाए कमर्शियल बैंक, उसकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाने का पर्पस क्या है? सो दैट इट कैन गिव मोर लोन्स टू द पीपल, लोगों के हाथ में आगे ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा। सेबी एंड NSE वर सेट अप इन 1992, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिकग्नाइज किया गया था 1992 में, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये सेटअप किया गया था 1992 में। तो ये दो मेजर इवेंट्स हैं विच टुक प्लेस। E-banking started using computers and internet for banking, which is known as e-banking. So this is as far as what happened in the financial sector. Next we come to tax reforms और fiscal reforms. Fiscal क्यों कहते हैं? क्योंकि बजट से रिलेटेड जो चीज़ होती है उसको हम फिस्कल कहते हैं, और टैक्सेस हमारे बजट के अंदर आते हैं। फिस्कल रिफॉर्म्स या टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों थी? मेनली बिकॉज दो प्रॉब्लम्स उस वक्त में हमारी मेजर चल रही थी। फर्स्ट वॉज टैक्स अवॉइडेंस, जिसको टैक्स इवेजन कहते हैं। टैक्स जितना लगता था लोग कुछ ना कुछ तरीका निकाल के उसको अवॉइड कर देते थे, यानी दे डिड नॉट पे एज मच टैक्स जो उनके ऊपर बनता था। सो टैक्स हमारे लिए खर्चा है, जो पे कर रहा है उसके लिए खर्चा है, बट गवर्नमेंट के लिए इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू या इनकम, जिससे वो अपने बाकी सारे खर्चे चलाती है। तो जब टैक्स अवॉइड किया जाएगा तो गवर्नमेंट की इनकम कम होती है, तो ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरा, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर, इतनी तरीके के टैक्स थे, इतने सारे स्लैब्स, इतने सारी चीज़ें टैक्स से रिलेटेड कि टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो ये दो प्रॉब्लम्स थे। इन दोनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए जो रिफॉर्म्स आए उनमें सबसे पहला था सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया गया। उसका एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट था 1 जुलाई 2017 जब GST आया। स्पेशली गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो टैक्सेस हैं उनको
सबको ख़त्म करके एक टैक्स लेकर आया गया, जीएसटी। एंड अदर प्रोविजंस वर आल्सो मेड इन द पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जिससे कि टैक्स स्ट्रक्चर हमारा सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट, रिडक्शन इन टैक्स रेट, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स के रेट को कम कर दिया गया, हमारे ऊपर टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों में टैक्स रेट को कम कर दिया गया। और उसका पर्पज़ एक यही था कि जो लोग हाई रेट ऑफ टैक्स की वजह से मे बी टैक्स देने को अवॉइड करते हैं, वो भी टैक्स के अंदर आ जाएं और टैक्स पेमेंट कर पाएँ। लास्टली वी कम टू एक्सटर्नल और फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स। फॉरेन सेक्टर इज रिलेटेड टू फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल। सबसे पहली चीज़ तो द नीड ऑफ द आवर, devaluation of rupee in 1991 to resolve foreign exchange crisis, which means कि रुपी को गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से डिवैल्यू किया। Just imagine if there is this exchange rate between rupee and dollar, okay? तो 72 रुपीज़ का अगर एक डॉलर आ रहा है, तो अगर 75 रुपीज़ का एक डॉलर हो जाए तो हम कहेंगे वी आर पेइंग मोर रुपी फॉर परचेजिंग $1 वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हमारे लिए डॉलर महंगा पड़ रहा है। अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यानी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर और रुपये का ये रेट हो जाए 72 की जगह 75, तो ये कहलाता है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, यानी हमारे रुपये की वैल्यू घटी, क्योंकि हमें ज़्यादा रुपये पे करना पड़ रहा है एक डॉलर खरीदने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट करती है थ्रू इट्स एक्शन, तो ये कहलाता है डिवैल्यूएशन, यानी गवर्नमेंट ने जानबूझ के अपना जो रुपी था, जो 72 रुपीज़ का एक डॉलर था, उसको 75 रुपीज़ का एक डॉलर किया। उसके पीछे पर्पज़ क्या है? अगर हमारा 75 रुपीज़ का एक डॉलर हुआ, तो इनके लिए, अमेरिकन्स के लिए, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो गए? सस्ते हो गए। ओके, वाई सो? बिकॉज अगर उन्हें $1 के बदले में पहले 72 के वर्थ के क्लोथ्स या कोई भी गुड्स मिल रहे थे, अब उन्हें 75 के वर्थ के मिल रहे हैं, तो उनके लिए हमारी चीज़ें चीपर हो गई। अब थिंक ऑफ इट एज इफ यू आर एन अमेरिकन। अगर आप अमेरिकन होंगे और आपको पहले से चीज़ें सस्ती मिल रही हैं इंडिया में, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू बाय मोर फ्रॉम इंडिया। एज एन अमेरिकन, इफ़ यू बाय मोर फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया के क्या बढ़ेंगे? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। करेक्ट? यू बाय मोर फ्रॉम अस, तो हम आपको सेल कर रहे हैं, तो हमारे क्या बढ़ेंगे? एक्सपोर्ट। तो ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स बढ़ती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट की हमने बात की थी इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, वो हमारा कम होता है। ओके, सेकेंड, चेंज फ्रॉम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम टू मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? जैसे ये जो है, दिस इज़ अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में ये तय हो जाए दैट डॉलर विल बी वर्थ 72 रुपीज़। अमेरिका हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड, अमेरिकन गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड। तो इसका इंटरनेशनल मार्केट से लेना देना कुछ भी नहीं है। कहीं और डॉलर की कीमत बढ़ सकती है, बट हमारे लिए डॉलर इतने का ही रहेगा। कहीं और डॉलर की कीमत घट सकती है, बट हमारे लिए डॉलर इतने का ही रहेगा। सो बोथ वेज, एक तरफ कभी अमेरिका को फ़ायदा हो सकता है इसका, कभी हमें हो सकता है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर हम ऐसे करें तो पहले ये तरीका था हमारा फॉरेन ट्रेड को करने का। अब हमने उसको चेंज कर दिया। व्हाट हैव वी डन कि हमने एक स्लैब डिसाइड की है, लेट अस से कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा 1:72 है, ओके, तो 1:75 तक जाए या 1:70 तक जाए, तो हम उसको अलाउ कर देंगे। विच मीन्स कि अगर एक्सचेंज रेट घट रहा है या बढ़ रहा है, 70 तक घट सकता है, 75 तक बढ़ सकता है, तो हम अलाउ करेंगे। वी विल अलाउ इट टू फ्लोट बिटवीन 1:70 to 1:75, उसके बीच में हम अलाउ कर देंगे फ्लोट करना। लेकिन अगर इससे नीचे जाता है या इससे ऊपर आता है, तब जाके गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। सो दिस इज नोन एज मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, मैनेज फ्लोटिंग और मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स से हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की तरफ गए। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस एंड रिडक्शन इन टैरिफ्स। अभी यहाँ पर आपको वापस ये ले जाते हैं दैट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हम लोग फॉलो कर रहे थे, जिसमें रिस्ट्रिक्शन था इम्पोर्ट्स पर
और कोटास डिसाइड कर दिए थे, यानी इससे ऊपर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते क्वांटिटी में, दैट वाज कोटा, और ये गुड्स आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, दैट वाज रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स। ये दोनों ही चीज़ें अब हमने ख़त्म कर दी। वी रिड्यूस टैरिफ्स, ओके, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में बाहर की कंट्रीज अपना सामान नहीं बेच पा रही थी, तो हमने टैरिफ्स यानी उनके ऊपर लगाए हुए टैक्सेस को कम किया। सेकेंडली, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो कोटास थे उन्हें हमने 2001 से उनको भी हमने रिमूव कर दिया। ओके, सो दिस इज एज फार एज liberalization policies covering the 4 sectors of the economy.